नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। खुर्जा रोड पर अवैध निर्माण तोड़ा गया, अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। 12 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त किए गए हैं। तो देखिए तस्वीर आपको हम बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, जहां पर खुर्जा रोड पर कार्रवाई की गई है और 12 बीघे में जो अवैध कब्जा था उसे प्रशासन ने खाली करवाया है। अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर खुर्जा रोड पर अवैध कॉलोनी पर कानून का प्रशासन का बुलडोजर चला है और 12 बीघा जमीन खाली करवाई गई। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कॉलोनी यहाँ बना दी गई थी अवैध रूप से और बुलंदशहर में खुर्जा रोड पर ये पूरा अवैध निर्माण था, जिसे प्रशासन ने आज तोड़ा है और इस निर्माण को तोड़ने के बाद 12 बीघे ज़मीन खाली करवाई गई। तो बुलंदशहर में प्रशासन का बुलडोजर चला है और प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। और बड़ी खबर अमरोहा से भी। अवैध प्लॉटिंग पर अमरोहा प्रशासन का बुलडोजर चला है। जेसीबी की मदद से अवैध प्लॉटिंग को अमरोहा सदर एसडीएम ने ध्वस्त कराया। बिना लेआउट पास कराए भूमाफिया ने अवैध प्लॉटिंग सजा रखी थी। सदर एसडीएम की कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमरोहा के थाना देहात इलाके के मीरा सराय रोड का ये बुरा मामला है। तो अमरोहा में भी कार्रवाई हुई है। बिना लेआउट पास कराए अवैध निर्माण कराया गया था और इस पर एसडीएम ने इस प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया। प्रशासन का बुलडोजर चला, जेसीबी की मदद से इसे ध्वस्त किया गया। माफिया ने अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी और सदर एसडीएम ने कार्रवाई ये की। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक मुलायम सिंह यादव थे तब तक समाजवादी पार्टी थी। आज असली समाजवाद मोदी योगी के पास है। संजय निषाद ने अजान और हनुमान चालीसा पर भी खुलकर अपनी राय रखी। हनुमान जयंती का अवसर है और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे हैं। प्रभु श्री हनुमान के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, हनुमान जयंती है, आप भी पहुंचे हुए इस समय हनुमान जी का आशीर्वाद लेने। तो मंत्री है ना, जय जय हनुमान ज्ञान गुण साना जय विद्यार्थी, ये सभी लोगों के जो है उजागर करने वाला है। और हनुमान मतलब हम अपने मान सम्मान को हनिए, भक्त बनिए भगवान श्री राम, भगवान के गरीबों के जो असहाय हैं। इस युग में कहा गया कि रियल गॉड इन द डेमोक्रेसी द वोटर। इस युग का गरीब जो असली भगवान है, जनता जनार्दन भगवान है। भगवान के सामने यहाँ श्रद्धा से हम लोग आते हैं कि एक समय में त्रेता में सारे जो भगवान हैं उस जमाने में शांति लाए थे त्रेता में, और इस युग में अवसर दिया है इन ईश्वरवाद ने कि हम लोग भी जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उन्हें हटाकर शांति लाई जाए, देश में समृद्धि लाई जाए, उनके लिए उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। उसके लिए हम लोग मंदिरों में संकल्प लेते हैं कि हम लोग कहीं विचलित न हो जाएं, कहीं इधर उधर न हो जाएं। तो श्रद्धा बनी रहे, जिसके प्रति हम लोग संकल्प लेकर राजनीति में आए हैं। उन गरीबों के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, ईश्वर के से प्रार्थना करने आते हैं कि हमें वो अवसर जो दिया है उस अवसर में हम लोग कामयाब होते रहें। हनुमान जयंती तो हर साल आती है, लेकिन इस बार हनुमान जयंती और भी विशेष हो रही है। कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जिस तरह से जगह जगह बातें चल रही हैं, वाराणसी, अलीगढ़ में जिस तरह से देखिए हनुमान चालीसा पाठ लाउड स्पीकर करने की बातें, क्या कहेंगे इन चीज़ों पर? देखिए, अनजान लोगों के दिलों पर रिएक्शन करने वाली बात है। भगवान की पूजा तो कैसे हो सकती है? देखिए यहाँ कहाँ शांति से है। कुछ ऐसी ताकतें हैं, विरोधी ताकतें हैं, जो धर्म के बहाने लोगों के अंदर जहर घोल रहे हैं। मैं बधाई दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, धन्यवाद दूंगा केंद्रीय नेतृत्व को कि राष्ट्रवाद पढ़ाने के लिए सभी धर्म के लोगों को सभी स्कूलों में राष्ट्रवाद पढ़ाया जाए और जो मन में जहर घोलने वाले लोग हैं उन्हें हटाया जाए और लोगों को इस भारत के मतलब एकता के लिए, भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत में गरीबी ख़त्म करने के लिए, भारत में सबकी समानता हो जाए और सभी लोग सुख शांति से रहें, उसके लिए काम होना चाहिए। और ये जो उन्माद फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
उनके लिए क्या कहेंगे, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है या बाकी लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर अजान लाउड स्पीकर पर होगी तो हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर बजाई जाएगी, ऐसे लोग के लिए क्या कहेंगे? मैं तो बधाई दूंगा, कम से कम भारतीय संस्कृति को विदेशी ताकतों ने नष्ट किया था। वो हमारे राम मंदिर को, कृष्णनाथ को मथुरा में, तो भाई भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने, उन पदाधिकारियों ने, युवाओं ने कम से कम वो नष्ट किए हुए एक संस्कृति को ऊपर लाकर उसे मान सम्मान दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ। वो तो बधाई के पात्र है ना, कम से कम भारतीय संस्कृति के समर्थन में खड़े होकर लोगों को कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया में एक ऐसी संस्कृति, यहाँ से पढ़ के लोग गए थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के जो विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से इस देश को खड़ा होना पड़ेगा। निषाद पार्टी और हनुमान जी का, निषाद पार्टी कहना गलत, निषाद समाज और हनुमान जी का वैसे भी संपर्क है, जब हम जाते हैं रामायण काल में तब से। मैं तो बताता हूँ नहीं, कभी भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, दुनिया में शांति आई थी। और हनुमान जैसा भक्त दुनिया में कौन हो सकता है जिन्होंने उनका साथ दिया। निषाद राज के समय भी हनुमान साथ में रहे, जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना रहा तब भी साथ में, जंगल में साथ में रहे। जब रावण राज खत्म करना था तो हनुमान जी का सबसे पहले नाम आता है। तो इसके मतलब निषाद राज की जो सेना थी वो हनुमान जी उसे गवर्न कर रहे थे, उसकी सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। इसलिए हमारा समाज तो और आगे बढ़कर इनको याद करता है। राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं, निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं। और निषाद राज भगवान राम की जो कैबिनेट थी, उन्होंने अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाया था। आज मैं बधाई दूंगा कि अपने कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी ने एक निषाद राज के वंशज को जगह दिया और इतिहास को कायम कर दिया। मैं बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जो भारतीय संस्कृति को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इतना ज़रूर कहना है कि जो लोग उन्माद फैलाने का काम करें इसकी आड़ में, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के हालात को लेकर ABP गंगा ने आज प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। ABP गंगा के संवाददाता प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में वहां के हालात जानने के लिए पहुंचे। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक कमरे में स्कूल चल रहा है, बिजली कनेक्शन नहीं है, बिजली व्यवस्था बहाल हो चुकी, छात्र नहीं है। और अलग अलग हम जिलों के नाम भी बता देते हैं, बरेली, फिरोजाबाद, कासगंज, लखनऊ और आजमगढ़। ये 5 जिलों की तस्वीरें हैं और अलग अलग जगहों पर अलग दिक्कतें हैं। कुछ जगहों पर, लखनऊ में तो ज़रूर खबर का असर दिख रहा है, लेकिन कासगंज, बरेली में तो बहुत ही हालत ख़राब है। आजमगढ़ में लाइट नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है कुछ जगहों पर। तो ये स्थिति सामने आ रही है। घर का सामान ही दब गया। उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग भले ही छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर लाख बातें करता रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिरोजाबाद शहर के स्टेशन रोड पर प्राथमिक विद्यालय बना है। वहां भी एक छोटे से कमरे में, जिसमें 34 बच्चे पढ़ने आते हैं, और जिस जगह विद्यालय बना है वो बिल्डिंग किराए की है। जहां कमरे में पंखा तो लगा है, बल्ब भी है, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट न रहने की वजह से यहाँ बिजली विभाग से अभी कोई कनेक्शन नहीं है गया। जिस बिल्डिंग में विद्यालय बना हुआ है उस बिल्डिंग के मकान मालिक ने इसको बेच दिया। उसके बाद लाइट का कनेक्शन था वो काट दिया गया। बच्चे यहाँ गर्मी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्थिति ये है कि गर्मी की वजह से 34 बच्चों से 7 से 8 बच्चे पढ़ने आते हैं। लाइट इसलिए नहीं आ रही कि हमारे यहाँ मीटर ही नहीं लगा। मीटर लगा नहीं है तो हमने कहा भी अपने डिपार्टमेंट में, मीटिंग में भी जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कि डाल लो ऊपर से। कोई सुनवाई नहीं है। हम कहते भी नहीं है, सब तो यही कहते हैं मैडम कोई समस्या, तो बोलते हैं मैडम आप अपने यहाँ का अंधेरे की व्यवस्था दूर करें। हमारे यहाँ MPRC वगैरह आती है तो हम अपना मोबाइल की टॉर्च चला के उनसे उन्हें रजिस्टर से काम कराते हैं। और ऐसे ही हालात कासगंज के अमापुर विकासखंड के गांव नगला सहजन की हैं। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में न तो पंखे हैं, न ही अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं। मजबूरन बच्चे गर्मी में पढ़ने को मजबूर हैं। इस विद्यालय में 63 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से छात्रों को मुश्किल मानी पड़ रही है। ABP गंगा संवाददाता रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हम इस वक्त कासगंज जनपद के विकासखंड अमापुर के नगला सहजन में हैं और ये नगला सहजन का प्राथमिक विद्यालय है। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अब से 2 साल पहले विद्यालयों के कायाकल्प की व्यवस्था शुरू कर दी थी। साफ निर्देश थे
कि विद्यालय के आसपास का क्षेत्र एकदम कायाकल्पित होना चाहिए। विद्यालय कायाकल्पित होना चाहिए, उसमें बच्चों के लिए जो क्लासरूम्स हैं उनमें टाइल्स हों, पंखे हों और जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर वो होनी चाहिए। लेकिन हम दिखाते हैं आपको नगला सहजन के जो यहाँ प्रधान हैं या सचिव हैं वो कितने गंभीर हैं विद्यालय के कायाकल्प को लेकर। ये रास्ता मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप जाएंगे वहाँ रास्ते तक बिल्कुल टूटा हुआ मिलेगा। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। इस विद्यालय की बात करें तो ये विद्यालय अपने कायाकल्प से कोसों दूर है। हालांकि जो शिक्षक हैं यहाँ के वो अपने स्तर पर लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों को यहाँ पर लगातार चोर ढका दे रहे हैं। यहाँ कोई भी ऐसी बुनियादी सुविधा जो प्रदेश सरकार की मंशा है कि यहाँ काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न बन गया है वो चोर है। यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका है, जब उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना है कि यहाँ पर आप कोई भी सामान ला के रखिए, चोरों को भनक लगती है और चोर कभी ये दीवार काट कर तो कभी ताले तोड़कर ले जाते हैं। जो चोरी करने का तरीका है वो ये है कि ताला छोड़िए, कुंडा काट दीजिए। ये कुंडे आपको ऐसे कटे हुए मिलेंगे। सर, पंखों की अगर व्यवस्था बताई जाए तो पंखे में ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ और यहाँ पर 6 बार चोरी हो चुकी है। 2014 से लगातार चोरी हो रही है। क्या वाकई पुलिस इन मामलों पर गंभीर होगी? क्या प्रशासन कायाकल्प की बात यहाँ तक पहुँचाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कासगंज में रंजीत गुप्ता, एबीपी गंगा। यूपी में एक तरफ सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां की हालत बहुत खस्ता है। बरेली शहर के कुंवरपुर इलाके में स्थित प्राथमिक विद्यालय काफी जर्जर हालत में है। यहां पर नौनिहालों के स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। इस स्कूल में एक ही कमरा है और एक ही शिक्षक के भरोसे 53 छात्र मौजूद हैं। स्कूल में न बिजली, न पानी, न शौचालय की व्यवस्था है। बच्चों को अगर स्कूल में टॉयलेट लगती है तो उन्हें घर भेज दिया जाता है। जर्जर इमारत में स्कूल चल रहा है। बरेली के कुंवरपुर के प्राथमिक स्कूल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल में बिजली, पानी और शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। एक तरफ सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम कर रही है, उनकी तस्वीर बदलने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के बीचों बीच कुंवरपुर इलाके में और यहाँ का ये प्राथमिक विद्यालय है जो एक कमरे में चल रहा है और ये जो बिल्डिंग है एक कमरे की, ये भी काफ़ी जर्जर है। देखिए कितनी ज़्यादा खतरनाक ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में नौनिहाल जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं और यहाँ पर केवल एक ही शिक्षक भी है जो सरकारी काम उनको बहुत सारे लगे रहते हैं, उनको करते हैं और उसके बाद जब समय मिल पाता है थोड़ा बहुत तो फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। बिजली की बात की जाए तो यहाँ पर बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। ऊपर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर जगह जगह से दरारें पड़ी हुई हैं दीवार में। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और लगता है कि यहाँ के शासन प्रशासन को किसी हादसे का इंतज़ार है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं। यहाँ के शिक्षक ने बताया कि यहाँ पर करीब 53 यानी कि 53 बच्चे हैं जो क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक के हैं, लेकिन स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है जिस वजह से सभी बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। और सोचिए अगर 53 के 53 बच्चे यहाँ पर आ जाएं तो कहाँ बैठेंगे, बैठने की भी जगह मौजूद नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ती हो आप? पहले में। गर्मी लगती है यहाँ बहुत? अच्छा, और ये बताओ बेटा कि जब आपको टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता है तो क्या करते हो, कहाँ जाते हो? घर पे जाते हो? ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए प्रदेश भर के तमाम स्कूलों को सुधारा गया है, उनकी तस्वीर बदली गई है, लेकिन ऐसी तस्वीरें भी आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। आजमगढ़ जिले में कुल 2702 स्कूल हैं जिनमें से ज्यादातर विद्यालयों का विद्युतीकरण हो गया है। स्कूल में पंखे भी लगे हैं लेकिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अच्छी नहीं है।
कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहां स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते भी नहीं है, खेत के पगडंडियों के सहारे स्कूल तक पहुंचा जाता है। शिक्षकों का कहना है कि बार बार कहने के बाद भी रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। आजमगढ़ में वैसे 2702 विद्यालय हैं, लेकिन इसमें से हमने लगभग आधा दर्जन विद्यालयों का रियलिटी चेक किया तो इसमें उन विद्यालयों में बिजली पाई गई और पंखे भी चलते रहे। लेकिन सवाल एक ये ज़रूर खड़ा होता है कि वहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस बात को साफ तरीके से कहा है कि ज़्यादातर विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ विद्यालयों में बिजली अभी नहीं लग पाई है, लेकिन जल्द से जल्द उसमें भी हम बिजली की व्यवस्था पूरी करा देंगे। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नुमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। और 2 दिन के बाद आज जब लखनऊ में पसली स्कूलों में बच्चे पढ़ने पहुंचे तो उनके चेहरे खिल उठे। ये वो स्कूल है जहां लंबे समय से बिजली नहीं थी। ऐसे स्कूल भी थे जहां पर लगभग 1.25 साल बाद बिजली आई। एबीपी गंगा ने राजधानी के उन 66 स्कूलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था जहां पर बिजली कनेक्शन काटे गए थे और बच्चे भीषण गर्मी में परेशान थे। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के निर्देश पर इन स्कूलों में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई। एबीपी गंगा की टीम आज एक बार फिर इन स्कूलों में बच्चों के बीच पहुंची। राजधानी लखनऊ के जिन 66 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन काटे गए थे वहां पर एबीपी गंगा की खबर के बाद एक बार फिर से बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के भीखमपुर के प्राइमरी स्कूल में। यहाँ पर अगर बात करें तो 1 साल से ज़्यादा समय से लाइट नहीं थी, बच्चे परेशान रहते थे। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पर ट्यूबलाइट भी जल रही हैं, ऊपर पंखे चलते हुए आप देख सकते हैं। लगभग 1 साल के बाद ये हालात इस स्कूल में देखने को मिल रहे हैं। वरना यहाँ पर जो बच्चे हैं, हमने इससे पहले भी जब यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी तो बच्चों के चेहरे पर पसीना दिखता था, पसीने की बूंदें दिखती थी। इन बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नारायण। नारायण, आपसे हम पहले भी मिले थे, बहुत पसीना था, आज तो स्माइल है। आज ब्लैक बोर्ड और ये सब पंखे लगने की वजह से हमें अच्छा भी फील हो रहा है और सब कुछ हम पढ़ भी पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? हमें जब से लाइट आई है हम लोग आज बहुत खुश हुए थे और हम लोगों का पढ़ने में भी मन लगता है, बोर्ड भी साफ दिखता है। यहाँ पर स्कूल की टीचर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे हम, उनसे भी जानेंगे। मैम, आपका नाम? मैं रोली शुक्ला। क्या कहेंगे मैम, कितने समय बाद लाइट आई? हाँ, हमारे यहाँ लाइट गई थी फरवरी 2021 में, एक करीब 14 मंथ बाद में लाइट आई है। और बच्चों के लिए तो समझ लीजिए कि बिल्कुल न्यू लाइफ मिली है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, उसमें बच्चों को पढ़ाना, पानी की भी प्रॉब्लम थी और कमरे में लाइट उतनी नहीं रहती थी जब वेदर ख़राब होता था। तो उन सब चीज़ों से निजात मिली है और इन लोगों की खुशी देख के सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं आज बिल्कुल कह सकते हैं कंफर्टेबल जोन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। किताबें जो हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, हवा के लिए नहीं कि उससे अपने आप को हवा करे। और पूरी तरह से ये बच्चे अब अपनी पढ़ाई पर यहाँ फोकस कर पा रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर रामपुर से है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का मामला है जिसमें अतिरिक्त जमीन पर सरकारी जब्ती हटाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान ने चुनौती दी है और हाईकोर्ट के फैसले को आजम खान ने ये चुनौती दी है। आजम की याचिका के बाद यूपी सरकार ने कैविएट दाखिल की है। बिना सरकार का पक्ष जाने फैसला न सुनाने की अपील की है। जिला प्रशासन ने ट्रस्ट पर कार्रवाई की थी। तो विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट ने 471 एकड़ जमीन अधिकृत की थी। ट्रस्ट की महज 12.5 एकड़ जमीन ही वैध पाई गई। अतिरिक्त जमीन को प्रशासन ने अटैच किया था और प्रशासन के फैसले को ट्रस्ट ने चुनौती दी थी। अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, क्या जानकारी है, क्या इस अपील में कहा गया है? बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से अर्जी दायर की जिसमें कहा है कि आजम खान की कोई भी याचिका सुनने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पे जमीन अधिग्रहण की थी और इस जमीन अधिग्रहण को हाईकोर्ट ने सही माना था, उस फैसले के खिलाफ आजम खान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पे 18 अप्रैल को यानी कि सोमवार को सुनवाई होनी है। तो लिहाजा सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि आजम खान की कोई भी अर्जी सुने, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सुने, उसके बाद ही कोई फैसला दे। तो लिहाजा जब 18 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी तो जाहिर तौर से बात है कि आजम खान भी अपना पक्ष रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेंगे जमीन अधिग्रहण को लेकर के। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी ओर से दिशा निर्देश या आदेश देगा। बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मथुरा से भी है। नेशनल हाईवे 2 में ट्रक में भीषण आग लग गई। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर मथुरा से है जहां पर नेशनल हाईवे 2 में भीषण आग लगी है। देखिए, ट्रक पलट गया और उसके बाद आग लगी इसमें
और यही वजह है कि अब इस भीषण आग की वजह से हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, क्योंकि बीच सड़क पर ये ट्रक पलटा हुआ है और जल रहा है। ऐसे में दोनों ही तरफ से भीषण जाम गाड़ियों का लग गया है और दोनों तरफ गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा की। मथुरा में नेशनल हाईवे 2 पर एक ट्रक पलट गया, जहां पर उसमें आग लग गई और अब इस पर आग पाने की जो आग पर काबू पाने की कोशिशें वो भी चल रही हैं। साथ ही दोनों ही तरफ से लंबा जाम गाड़ियों का लग गया। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में पेश किया गया और आतंकी घोषित कर दिया गया है। एटीएस ने उसे यूएपीए एक्ट उस पर लगाया है। साथ ही एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में केस ट्रांसफर कराने की अर्जी दी है। केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम ने केस को लखनऊ के एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया। अब लखनऊ में इस केस की आगे की सुनवाई होगी। आज मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस की टीम गोरखपुर कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद सुनवाई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मामला थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी का है, जहां पर युवक की छाती में गोली मारकर बदमाश फरार हो गए, जबकि घायल युवक को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले पर गाजियाबाद के एसएसपी का कहना है कि पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। दिन निकलते ही गाजियाबाद के लोनी थाना बॉर्डर इलाके में एक युवक को गोली मार दी। उस युवक को गोली तब मारी जब वो युवक जिम कर वापस लौट रहा था। क्या है पूरा मामला, जानते हैं गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी से। सर, क्या निकल कर आया पूरा मामला? सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, लगभग 8:45 बजे के आसपास। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सोनू पंडित है। वो अपना घर के पास एक जिम था, जिम करके निकल रहा था। उस समय 2 लोग मोटरसाइकिल सवार आया था, उनके सीधे उनका सामने गोली मारा और उसके बाद उन लोग भाग गया था। और पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर गई। उसके पहले उनका परिवारजन वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल उनके ले जाकर एडमिट करा दिया। जी, वो जो घायल व्यक्ति है अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में, अभी उनका कंडीशन ठीक है। अभी जो भी उनका बात है वो क्रिटिकल कंडीशन से अभी नहीं कह रहा है डॉक्टर साहब, फिर भी हम 24 घंटे के बाद बता सकते हैं उनका क्या और आगे कंडीशन है। अभी वर्तमान में तो वो उनका हालत ठीक है और हमने तुरंत हमारा टीम का एक्टिवेट कर दिया। हमारा एसपी आर्य और सीओ लोनी सभी लोग मौके पर पहुंच के हम लोग वहाँ का आसपास इलाका से पूरा हम लोग छानबीन कर रहे हैं, कौन लोग तक कैसे आया। और